प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की आज के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं अभी हाल ही की हो रही है उसमें हमने आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे कालखंड हम भक्ति काल को पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमारी अंतिम विषय वस्तु यह है कि हिंदी के इस भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, जिस पर हमने हाल ही की एक ऑनलाइन कक्षा में हमने इसको पढ़ा। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम दूसरी विशेषता से आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम आरंभ करेंगे। साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपका ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र हैं इसमें 100 अंकों का पाठ्यक्रम है और आपके लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक कोटि के प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में नहीं आने वाले हैं। आपका जो पाठ्यक्रम है वो 100 अंकों का है, जिसमें भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी भाषा, उसके उद्भव और विकास से संबंधित 40 अंकों का पाठ्यक्रम है, जिस पर 20-20 अंकों के 2 प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में आएंगे। साथ ही जो 60 अंकों का जो शेष पाठ्यक्रम है वो हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास से संबंधित है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की विविध परिस्थितियाँ, कविगण, काव्य धाराएँ और प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों से, काव्य रचनाकार या रचनागत प्रवृत्तियों से संबंधित ये पाठ्यक्रम है। हमने अभी तक जो ऑनलाइन कक्षाएँ हुई आज दिनांक तक, उसमें हमने आपके भक्ति काल का जो हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी का उद्भव और विकास से संबंधित या प्राचीन आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाओं से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी बाकी भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं, साथ ही हिंदी भाषा का वर्गीकरण और आर्य भाषाओं का वर्गीकरण और साथ ही हिंदी की 18 उपबोलियों पर हमने चर्चा की थी, इनके क्षेत्र विशेष पर चर्चा की थी। साथ ही राजस्थानी भाषा का उद्भव विकास, ब्रज भाषा का उद्भव विकास, अवधी भाषा का उद्भव विकास, इन तीनों भाषाओं से एक प्रश्न आपका 20 अंकों का इस पे बनेगा और एक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित बनेगा। तो 20-20 अंकों के 2 प्रश्न यानी अथवा में आते हैं ये, और अथवा में से एक आपको करना है। 40 अंकों का ये पाठ्यक्रम हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया है। साथ ही जो 60 अंकों का जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, जिसमें हमने आदिकाल की पाठ्य वस्तु को हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया, और भक्ति काल से संबंधित जो पाठ्यक्रम आपका है वो भी हम प्राय लगभग पढ़ चुके हैं। हाल ही की आज की जो ये ऑनलाइन कक्षा और उसके बाद की 1-2 ऑनलाइन कक्षाओं से भक्ति काल पे आपका समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे कालखंड यानी रीति काल को हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा, जिसमें हम हिंदी के इस भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसकी विशेषताएं और उनके कारणों पर हम तर्कयुक्त समीक्षा करते हुए इसको पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहली विशेषता काव्य संबंधित दृष्टिकोण को पढ़ चुके थे, और उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम दूसरी विशेषता से हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए, हम इसे आरंभ कर रहे हैं। कला पक्ष एवं भाव पक्ष का समन्वय भक्ति काल में अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष का माणिक कंचन संयोग हैं। अर्थात अनुभूति यानी जो अनुभूतियाँ कविगण, भक्तगण अपने हृदय में संजोते हैं उसको अनुभूति पक्ष कहते हैं, और वही काव्य में व्यक्त होता है तो वह भाव पक्ष कहलाता है। साथ ही जो अभिव्यक्ति पक्ष, जो हृदय में जो अनुभूतियाँ जो संजोहित हैं, उनको किन किन साधनों और किन किन माध्यमों से हम लेखनीबद्ध करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं या पाठक या समाज के सामने हम संप्रेषणीय करते हैं, उस पक्ष को, अभिव्यक्ति के पक्ष को ही कला पक्ष कहा जाता है। तो इन दोनों का माणिकंचन संयोग भक्ति काल के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। साथ ही दोनों पक्षों के समन्वय से निश्चय ही यह स्वर्ण युग हैं। भक्त कवियों ने प्राय सभी शैलियों में काव्य रचना की हैं। काव्य भाषाओं में अवधी और ब्रज भाषा सर्वाधिक प्रतिष्ठित हुई, तो काव्य शैलियों में दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, पद, छप्पे, सोरठा, भरवे आदि विविध छंदों की मधुर योजना इस भक्ति काल में की गई हैं। शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का सुंदर सुंदर प्रयोग इस भक्ति काल में हुआ है।
माधुर्य एवं प्रसाद गुण तथा लक्षणा एवं व्यंजना के उत्कृष्ट उदाहरण, लक्षणा एवं व्यंजना के उत्कृष्ट उदाहरण भक्ति साहित्य में सर्वत्र हमें देखने को मिलते हैं। भाव पक्ष के अंतर्गत मानवीय भावनाओं और भारतीय संस्कृति के गरिमामय रूप का चित्रण इस भक्ति काल में हुआ है। निर्गुण और सगुण में, ज्ञान और भक्ति में, शैव और वैष्णव, लोक और शास्त्र तथा विविध दर्शनों और अनेक लोकहितकारी तत्वों का समुचित समन्वय इस भक्ति काल में देखने को मिलता है। और ये सभी समन्वय हमें राम भक्ति काव्यधारा यानी सगुण राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी के रामायण में हमें इन सभी समन्वय को हम पढ़ सकते हैं। समन्वय की हमें अनुभूतियाँ होती है। प्रकृति के भव्य, मनोरम और अद्भुत चित्र अंकित हुए हैं। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, जायसी आदि की रचनाओं पर विश्व का कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है और इसकी हिंदी साहित्य के इस बड़प्पन की कोई भी प्रशंसा कर सकता है। अतः भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से भक्ति काव्य अत्यंत संतुलित, समन्वित और उत्कृष्ट कोटि का है। जिसे हरिओ जी ने लिखा है, कविता करके तुलसी ने लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कविता करके तुलसी आनंदित नहीं हुए थे, बल्कि कविता आनंदित हुई थी, कविता प्रसन्न हुई थी, कविता सुशोभित हुई थी। लसना का मतलब प्रसन्न होना, सुशोभित होना। तो कहने का तात्पर्य कविता करके यानी कविताओं का सृजन करके तुलसीदास जी ख्याति को प्राप्त नहीं होते हैं, उनकी प्रसिद्धि नहीं होती है, बल्कि कविता की प्रसिद्धि होती है तुलसीदास जी की कला को पा करके। तुलसी जैसे महान महात्माओं और संतों का आश्रय पा करके कविता की खूब प्रसिद्धि होती है। और उस प्रसिद्धि का कारण ये बनता है कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वो कला पक्ष और भाव पक्ष की दृष्टि से स्वर्ण युग कहलाने योग्य बन जाता है। तीसरी काव्यगत प्रवृत्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इस दूसरे कालखंड को जो स्वर्ण युग कहा जाता है, उसकी एक विशेषता ये भी है कि प्राय सभी संत कवियों ने, सभी भक्त कवियों ने समाज में व्याप्त इन प्राचीन रूढ़ियों, आडंबरों और अंधविश्वासों का उन्होंने खंडन किया, इसका जबरदस्त विरोध किया। तो देखिए, भक्त कवियों ने मन और आचरण की पवित्रता पर विशेष बल दिया है। संतों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, आडंबरों और अंधविश्वासों पर जबरदस्त प्रहार किया है तथा जनता को पवित्र मन और निर्मल आचरण से भक्ति करने का उपदेश, संदेश भी दिया है। इसी तरह कृष्ण भक्तों और राम भक्तों ने लोकहित के लिए मानवतावादी आदर्शों की स्थापना करके भारतीय संस्कृति में व्याप्त समस्त बुराइयों से समाज को मुक्त करवाया। यानी रूढ़ियों और आडंबरों का जबरदस्त विरोध इस भक्ति काल के इन चारों काव्य धाराओं के कवियों ने किया। चौथी काव्यगत विशेषता है काव्य और धर्म का समन्वय। भक्ति काल की धार्मिक भावनाएं एक और तो पवित्रता लिए हुए हैं, आचरण की शुद्धता और जीवन के विविध पक्षों का वो चित्रण भी करती हैं, तथा दूसरी ओर वे उच्च कोटि के काव्य को या उच्च कोटि के काव्य के आदर्श को प्रस्तुत करती है। सूर, तुलसी यानी सूर्यन सूरदास जी, तुलसीदास जी और कबीरदास जी का काव्य धर्म में समन्वय का सुंदर उदाहरण है। यानी उन्होंने धार्मिक शुद्धता का जो रेखांकन किया वो कविताओं के माध्यम से किया, इसलिए काव्य और धर्म का समन्वय है। ये काव्य मानव जीवन को कर्म की ओर अग्रसर करता है। तुलसी और सूरदास जी के काव्य में लोकहित और प्रेम भावना का समुचित समन्वय हुआ है। कबीर का काव्य धार्मिक दृष्टिकोण से जितना उत्कृष्ट एवं उच्च कोटि का है, लोक मंगल की दृष्टि से और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से भी
उतना ही महान और महत्व रखता है। अतः भक्ति काल में धर्म प्रेरित काव्य या काव्य प्रेरित धर्म का वाणी कंचन संयोग हमें दृष्टिगोचर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा काव्य और धर्म का समन्वय, इन दोनों में अटूट समन्वय हमें भक्ति काल में देखने को मिलता है। अब हम अगले 5वीं विशेषता की ओर बढ़ते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो देखिए, लोक परलोक का चित्रण, भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता लोक और परलोक का एक ही स्थान पर और एक साथ चित्रण किया हुआ है। कहाँ तो लोक यानी लौकिक चीज़ें और कहाँ परलोक पारलौकिक चीज़ें, इन दोनों में कहाँ संगति बैठेगी, इन दोनों का कहाँ एक स्थान पर चित्रण होगा। लेकिन इस भक्ति काल में ऐसा हुआ है। राम मनुज अवतार लेकर, यानी वो अलौकिक पुरुष होते हुए भी उन्होंने लोक में, इसी संसार में जन्म लेकर के मनुष्य लीला की है, यानी लौकिक लीलाएं की है, जबकि वो पारलौकिक पुरुष हैं। परलोक से उनका अवतार हुआ है। तो मनुज लीला करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश वे सबसे ऊपर भी हैं, सबसे उच्च स्थान पर भी हैं। मनुज अवतार के रूप में वे संसार और समाज के लिए विविध आदर्शों की स्थापना करते हैं, विविध आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं जो परमात्मा स्वरूप हैं और उनके साथ रास करने वाली गोपिकाएं आत्माएं हैं। अतः आत्मा और परमात्मा के रूप में इन भक्त कवियों ने स्त्री और पुरुष सौंदर्य के अनमोल चित्र प्रस्तुत किए हैं। जैसी का लौकिक प्रेम अलौकिक होकर लोक परलोक का एक साथ स्पर्श करता है, भक्ति काव्य से हृदय, मन और आत्मा, इन तीनों की आवश्यकता की पूर्ति एक साथ हो जाती है। तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का यह भक्ति काल एक महान साहित्य है, एक उदार साहित्य है, जिसमें लोक और परलोक का एक साथ चित्रण होने के कारण इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहने की संज्ञा प्राप्त हुई है और निश्चित तौर पर इसे स्वर्ण युग कहा जा सकता है। छठी काव्यगत प्रवृत्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। शील और सदाचार की अभिव्यक्ति। भक्त कवियों ने शील और सदाचार की जो सुंदर अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में की हैं, वह उनके स्वच्छ हृदय के सौंदर्य का उद्घाटन करती हैं। भक्त जीवन की सफलता इसी में है कि वह श्रेष्ठ व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास अपने जीवन में करके अंततः भगवत कृपा का अधिकारी बने। अहंकार का त्याग, आडंबर का खंडन, सादा सरल जीवन में विश्वास आदि ऐसी ही शील और सदाचार को व्यक्त करने वाली भावनाएं हैं। जैसे तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ये लिखा है कि हे प्रभु, कबहू कहो यहीं रहनी रहूँगो, अर्थात कबहू के कब तक है प्रभु मैं इसी रहनी में रहूँगा, कि मेरी यही दशा रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कब तक है प्रभु मैं इसी दशा में रहूँगा। यथा लाभ संतोष सदा काई सो कछु ने चाहूँगो, अर्थात जैसा मुझे मिले उसी में मैं संतुष्ट रहूँ। जो संसार से मुझे चीज़ें प्राप्त हो गई वही मेरे लिए लाभकारी हैं। काऊ सो कछु ने चाहूँगा, और किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज़ लेने का आकांक्षी नहीं रहूँगा, यानी लोभ लालच से मैं सदा मुक्त रहूँ। तो कब ऐसी स्थिति आएगी जिसमें मैं एक संत के समान एक वैराग्य रूप धारण करते हुए मैं जीवन जी सकूं। हे प्रभु, ऐसा समय कब आएगा। अगली 7वीं काव्य प्रवृत्ति है समन्वय की विराट चेष्टा, जिसे हम अगली ऑनलाइन कक्षा से पढ़ेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में इन्हीं 6 विशेषताओं तक हम आज की इस ऑनलाइन कक्षा को समाप्त कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे बार बार हम हर ऑनलाइन कक्षा में आग्रह करते आ रहे हैं कि आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें भेजें ताकि हम व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ सकें। और इन सभी PDF नोट्स जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जा रहे हैं, जिनका आप आसानी से अध्ययन करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। असाइनमेंट वहाँ भेजे जा रहे हैं, और जो कॉलेज के YouTube चैनल पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं
उनका लिंक भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर रहे हैं। और साथ ही हम ये भी आग्रह करना चाह रहे हैं कि जो विद्यार्थी पहली बार कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें बता दें कि वे इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, और इन साथ ही जो ये कॉलेज का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके ऑनलाइन उपस्थिति महाविद्यालय में सुनिश्चित हो सकेगी। तो आपसे आग्रह है कि आप निश्चित तौर पे जब भी इन वीडियोज़ को आप ओपन करते हैं तो प्लेलिस्ट जो खुलती हैं विषयवार कक्षावार जो हमने तैयार कर रखी हैं, वो सारे वीडियोज़ एक साथ तभी आपको मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।